बात करने वाला हूं सरकार की और संगठन की, शासन की और अनुशासन की, और बात बीजेपी की, उत्तर प्रदेश बीजेपी की और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की। सालों से बीजेपी की पहचान दो चीजें रही है। खुद ताल ठोकती आई है बीजेपी, वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, और अपने चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई भी दी जाती है, और उसमें संगठन सर्वोपरि होता है और उसमें अनुशासन। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ से शुरुआत करते हैं और फिर मैं अखिल भारतीय स्तर पर एक खाका खींचने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से जो मारकाट मची हुई है, जो भीतरघात, भय, भ्रम, मुलाकातों का सिलसिला, एक दूसरे पर वार पलटवार, सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भी जो खेमेबाजी, निशाना साधने की जो प्रक्रिया हो रही है वो जग जाहिर है। इसमें जो नाम सबसे आगे आ रहा है वो केशव प्रसाद मौर्य का। कल मुलाकात भी हुई केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की और आज भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। अब खबरें यह भी आ रही हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात कर ली जेपी नड्डा ने, वो दरअसल योगी आदित्यनाथ और दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक और जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनसे भी मिलेंगे और मुलाकात होगी धर्मपाल से भी, जो संगठन महामंत्री हैं। अब दरअसल ये रफू करने की एक कोशिश भी है क्या? सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से ही आप मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? और अब बताया जा रहा है ना योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, ब्रजेश पाठक से भी होगी। सबसे इनपुट्स लिए जा रहे हैं कि कहां चूक हुई, कहां 75 पार और 80 में से 80 सीटें यूपी में जीतने की जो ताल ठोकी जा रही थी, 33 पर ही बीजेपी क्यों सिमट गई। अब उसी में ये जो शब्द है संगठन, इसका बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। कार्य समिति की बैठक हुई, 2000 कार्यकर्ता समेत नेता थे बीजेपी के बड़े, तो उसमें आपका दुख मेरा दुख हम सब जानते हैं, दुख की भाई संगठन सर्वोपरि नहीं माना जा रहा। अब इसमें एक पेंच भी है, आप गौर करें तो केशव प्रसाद मौर्य संगठन थोड़ा है, वो तो सरकार है। 2017 से अब तक लगातार उप मुख्यमंत्री हैं और संगठन को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो ये संगठन और सरकार में जो रार है, आप तो दरअसल केशव प्रसाद मौर्य सरकार है, या इस्तेमाल किया जा रहा है संगठन के नाम का, और इसमें राजनीतिक संदेश तो वो तो साफ मिल रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिए हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। 3 बयान। अति आत्मविश्वास से हारे। अति आत्मविश्वास किसका था? केंद्रीय नेतृत्व का। 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए। संविधान बदलने वाले बयान की वजह से हार हुई कि जी 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। अब संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा, यह अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 12 जुलाई को की, यह अलग बात है, 17 दिन बाद, 25 जून के 17 दिन बाद। और योगी आदित्यनाथ ने तीसरी बात क्या कही कि डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताने में असमर्थ। तो यह असमर्थ कौन था?
योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व और संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, पार्टी पर, कि आपने हमारी उपलब्धियां, हमारा हासिल लोगों तक नहीं पहुंचाया। और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, सरकार से बड़ा संगठन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, कार्यकर्ताओं का दुख बांटने की वजह से वो चर्चा में आ रहे हैं। अब जब हम शासन और अनुशासन की बात करते हैं, थोड़ा सा तस्वीर को पलटते हैं। अब योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले भी वापस लेने पड़े। जहां बुलडोजर चलना था वहां बुलडोजर रोक दिए गए, लाइन हाजिर हो गए दरअसल बुलडोजर। और जहां उपस्थिति दर्ज करानी लाजमी हो गई थी, बायोमेट्रिक्स होना था शिक्षकों का, वो फैसला भी 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब ये टाल मटोल या इस तरह से रोल बैक करने की तो शख्सियत थी नहीं, वो छवि थी नहीं योगी आदित्यनाथ की। क्या वो थोड़े रक्षात्मक मुद्रा में आ रहे हैं? ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है, फर्ज कीजिए 70 सीट आ जाती बीजेपी की, तो ये जो बुलडोजर चल रहा था, जो ये नो नॉनसेंस लॉ एंड ऑर्डर के कायदे कानून नियम लागू किए जा रहे थे, हूटर बजाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता या प्रवक्ता ही क्यों ना हो, तो इस बात पर क्या ताल ठोकी जाती, तालियां बजाई जाती कि योगी आदित्यनाथ कोई फर्क नहीं करते, सबको एक रूप। उनका रवैया रहता है, समानता है सरकार चलाने में। ये अपने आप में सवाल है। और योगी आदित्यनाथ के संगठन से ऊपर हो गए या उन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी, तो स्मृति ईरानी कैसे हार गई अमेठी से? क्या यह सवाल भी पूछा जाएगा? या संजीव बालियान क्यों हार गए? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का अंतर सिर्फ 1.5 लाख पर ही क्यों सिमट कर रह गया? 12 में से 9 सीटें वाराणसी के इलाके में बीजेपी कैसे हार गई, जबकि गोरखपुर इलाके की 9 में से 8 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। भूपेंद्र चौधरी, अभी उनकी तस्वीर दिखाई, मुरादाबाद से आते हैं, वहां से बीजेपी का उम्मीदवार जीत हासिल क्यों नहीं कर पाया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इसमें क्या कदमताल नहीं हो पा रहा है संगठन और सरकार में? और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अभी तक पिछले 1 हफ्ते से हमारी निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही गड़ी हुई थी, लेकिन अब खबर क्या आ रही है? उपचुनाव हुए अभी 7 राज्यों की 13 सीटों पर, 2 उसमें से उत्तराखंड में थे, मंगलौर और बद्रीनाथ। अयोध्या तो हारी बीजेपी, फैजाबाद लोकसभा सीट हारी, और बद्रीनाथ की विधानसभा सीट भी हार गई। तो 2 सीटें थी उत्तराखंड में, दोनों हार गई। तो वहां पर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो कहते हैं जमीन मत छोड़ो, कार्यकर्ताओं को मत भूलो। बीजेपी नेता नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अब ये एक ऐसा शख्स जो मुख्यमंत्री रह चुका है, वो कह रहा है यहां कोई बड़ा आदमी नहीं, तो बड़ा कौन बन गया है? पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहे हैं, या उन्हें बड़ा बनाने में केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा हाथ है और उनके हिसाब से ही लोगों को बड़ा या छोटा किया जा रहा है? आज तुम हो तो कल कोई और है, यहां कोई बड़ा आदमी नहीं है। आज तुम हो तो कल कोई और है। ऐसी बोली बीजेपी में सुनाई नहीं देती थी। पर चलिए, उत्तराखंड तो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, एक ही इलाका हो गया। अब हम महाराष्ट्र की तरफ चल पड़ते हैं। पश्चिमी भारत ऑर्गेनाइजर आरएसएस की पत्रिका है। अब वो सवाल पूछ रही है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास तो पर्याप्त बहुमत था, ये अजित पवार की जरूरत कैसे पड़ गई?
बीजेपी नेताओं का अति आत्मविश्वास ले डूबा। साथ लेने से 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री एक पब्लिक रैली में एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे और खजाना सौंप दिया पूरे महाराष्ट्र का। अजित पवार को वित्त मंत्री बना दिया। आरएसएस की एक और पत्रिका विवेक, वो कहती है कि अजित पवार के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे थे। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए था। एनसीपी के आने के बाद अंदरूनी विरोध हुआ। अब क्या हिंदुत्व का मुद्दा भी त्यागती दिख रही है बीजेपी? ये बीजेपी में सवाल उठने लगे हैं। अब पश्चिम से पूरब लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा आज? पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं। यह नारा किसने दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं जो हमारे साथ होगा उसी का साथ देंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा वोर्चा जो ये है ना, ये बंद होना चाहिए। हम जीतेंगे और हिंदू और संविधान को बचाएंगे। बाद में वो कह रहे हैं नहीं, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पर ये शब्दों के बाण जो होते हैं ना, ये एक बार तीर निकल गया तो निकल जाता है। और क्या कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी? ये पहले भी बयान आया है बीजेपी के नेताओं का, जेडीयू के नेता का भी आया है। हमें वोट नहीं दोगे तो आपका काम नहीं करेंगे। ये हिंदुत्व की परिभाषा या हिंदुत्व की राह से बीजेपी भटकी भी क्या? अब यह भी अंदर खाने चल पड़ा है। हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैंने तो रिकॉर्ड बना दिया है राज्य मंत्री बनने का, कि मुझे केंद्रीय मंत्री ही नहीं बनाते, कैबिनेट मंत्री ही नहीं बनाते हैं, मुख्यमंत्री तो आप मुझे बनाते नहीं। मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सिंह सैनी बना दिया। और जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति में वो भी अहीर समाज से आते हैं, तो इसके मायने क्या होंगे? 3 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में। और राजस्थान में जहां नई नई सरकार बनी दिसंबर में बीजेपी की, उप मुख्यमंत्री, वहां भी एक और उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, वो कार्य समिति की बैठक से गैर हाजिर रही, विधायक दल की बैठक में भी नहीं पहुंची। किरोड़ी लाल मीणा वो पहले ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी में ये नाराजगी का सबब, ये आला कमान को लेकर ये नाराजगी अलग अलग राज्यों में मुंह बारती दिखाई दे रही है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संगठन बहाना क्या है यूपी का असल फसाना? संगठन तो ऐसे ही कहा जा रहा है क्या? एक कॉज ढूंढी जा रही है क्या, इमीडिएट कॉज? और बदले मौसम की क्या वजह? बीजेपी में क्यों बढ़ी कलह? ये इतनी क्यों बढ़ती दिखाई दे रही है?